हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का जो हमारा सीरीज चल रहा है इसका 7वां पार्ट है। और आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने सारी वीडियोस को देखा होगा। इसमें आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने को मिलता है और साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी हम आपको देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस सीरीज़ को अगर आपने अभी तक नहीं फॉलो किया तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आप जाकर के एंशिएंट हिस्ट्री के इस सीरीज़ को ज़रूर कंप्लीट करिए। इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि गंधार मूर्तिकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे चारों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो गलत है गंधार मूर्तिकला के संदर्भ में। तो पहला पॉइंट है कि यह विशुद्ध रूप में बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रशस्तर मूर्तिकला है, जो कि सही है। इस कला का उदय कनिष्क प्रथम के समय में हुआ था, ये भी पॉइंट सही है। गंधार शैली में स्वात घाटी में भूरे रंग का पत्थर या फिर काले स्लेटी पत्थर का इस्तेमाल होता था, ये करेक्ट है। लेकिन गलत यहाँ पे है ऑप्शन डी, गंधार शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ केवल खड़े हुए बनाए गए हैं। जी नहीं, खड़े हुए नहीं, बैठे हुए मूर्तियाँ भी इनकी बनी हुई है। यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि यूनानी कला के मिश्रण से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेश में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गंधार शैली कहा जाता है। यह विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रशस्तर मूर्तिकला शैली है। इस कला का उदय कनिष्क प्रथम के समय में हुआ था। इस कला के प्रमुख क्षेत्र तक्षशिला, कपिसा, पुष्पकलावती, बमियान आदि है। गंधार शैली में स्वात घाटी के भूरे रंग के पत्थर या फिर काले सलेटी पत्थर का इस्तेमाल होता था और इसके अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियाँ आसन यानी बैठे हुए या फिर स्थानक यानी खड़े हुए दोनों मुद्राओं में मिलती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि मौर्यातर काल में शतमान सिक्का किसका बना होता था। मौर्यातर काल में जो शतमान सिक्के होते थे, शतमान क्या होता था, तो एक प्रकार का सिक्का होता था। तो शतमान सिक्के को चांदी का बना होता था, यहाँ पे सी करेक्ट होगा, चांदी। मौर्यातर काल में नगरों में विभिन्न प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था। सोने के मुख्य सिक्के निष्क, स्वर्ण या तथा पर्ण थे। शतमान जो था वो चांदी का बना सिक्का होता था और काकड़ी सिक्का तांबे या फिर रांगे से बनता था। तो ये भी याद रखिएगा, काकड़ी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों पॉइंट्स को पढ़ना, बताना कि कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट है कि गुप्त कुषाणों के सामंत थे, बिल्कुल सही है। गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश तथा बिहार में था, ये भी बिल्कुल सही है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, तो यहाँ भी बिल्कुल सही होता है कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्रीगुप्त ने की थी। तो कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट सही है। यहाँ पे डी को टिक करेंगे, 1, 2, 3 तीनों सही है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री जो फाहियान है वो किसके शासनकाल में भारत आया था, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन गलत है। पहला पॉइंट, प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी मिलती है, करेक्ट है। प्रथम चरण में समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त तथा उत्तरी भारत के 9 शासकों को, ये ध्यान रखिएगा, 9 शासकों को पराजित किया था, ये सही है। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान को पूरा करने के पश्चात उसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए थे, तो ये भी करेक्ट है कि अश्वमेध यज्ञ इन्होंने संपन्न कराया था। अब पॉइंट 4 पे देखें तो समुद्रगुप्त महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे, ये गलत है कि महाराजा धीराज की उपाधि जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था, ना कि समुद्रगुप्त ने। तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो जाता है, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में किसे लिच्छवी दौहित्री कहा गया है। दौहित्र कहा गया है, लिच्छवी दौहित्र कहा गया है, तो वह है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को कहा गया है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो B.A. स्मिथ, ऑप्शन ए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि गुप्त राजाओं द्वारा धारण की गई उपाधियों का सही मिलान करना है। एक तरफ राजा, दूसरी तरफ उनकी उपाधि है, तो कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो देखिए, श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल सही है।
चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि। यानी सभी के सभी यहाँ पे सही तरीके से मिलान किया गया। तो 1 2 3 4 करेक्ट होगा, ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घटोत्कच जो थे उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज, समुद्रगुप्त ने कविराज, अश्वमेघ, पराक्रम, परम भागवत, नालंदा ताम्रपत्र में ये मिलता है। साथ ही साथ धर्म प्रचार बंधु, सर्वराज, उच्च श्रेष्ठ, ये सब उपाधियाँ थी समुद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, देवश्री, देवराज, देवगुप्त ये उपाधियाँ धारण की थे। क्वेश्चन नंबर 9, हर्ष की सैन्य व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हर्ष की सैन्य व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला पॉइंट है कि हर्ष की सैन्य व्यवस्था को चतुरंगिणी कहा जाता था। यानी हर्ष की जो सैन्य व्यवस्था थी, हर्षवर्धन की जो सैन्य व्यवस्था थी, उसे चतुरंगिणी कहा जाता था। बिल्कुल सही है। कुंतल जो थे, कुंतल घुड़सवार सेना का प्रधान होते थे। कटुक जो होते थे वो गज सेना के प्रधान को कहते थे कटुक। और सिंहनाद सेना का प्रधान होता था, सिंहनाद सेना का प्रधान। तो सभी के सभी सही है, कोई गलत नहीं है, यहाँ पे डी करेक्ट होगा। हर्ष के शासनकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हर्ष के शासनकाल में कौन सा कथन असत्य है? देखिए फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट पार्ट से लेकर के अगर आप अभी तक 7th पार्ट देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि हम सभी चैप्टर से क्वेश्चंस लेते हुए, यानी सभी टॉपिक से क्वेश्चंस लेते हुए यहाँ तक आए हुए हैं। ठीक है, हमने पाषाण काल से स्टार्ट किया था, अब तक हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और इसका हो सके तो 1 से 2 पार्ट और लाऊंगा ताकि आपका एंशिएंट हिस्ट्री के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो कवर हो सके। और उसके बाद हम एक मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे सभी MCQ मर्ज करके, ताकि आप रिविज़न कर सकें। तो असत्य बताना। तो यहाँ पे देखेंगे कि हर्ष के शासनकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, भौगिक जो होते थे वो कर वसूलने वाले को कहा जाता था, ये सही है। पुस्तपाल जो होते थे, पुस्तपाल जमीन का हिसाब रखने वाले को कहा जाता था पुस्तपाल। वनपाल की बात करें तो वन का रक्षक, ये भी सही है। राज्य की आय का महत्वपूर्ण स्रोत व्यापार था, ये गलत है। राज्य की आय का महत्वपूर्ण स्रोत कृषि था, न कि व्यापार। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा गलत होता है, इसलिए डी को टिक करेंगे, असत्य बताना। नेक्स्ट आता है कि हर्ष के शासनकाल में भूमि कर उपज का कितना वसूला जाता था? हर्ष के शासनकाल में जो भूमि कर होते थे वो उपज का कितना वसूला जाता था? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/6, 1/6। ठीक है, 6ठा भाग वसूला जाता था। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्ष द्वारा नहीं की गई है? हर्षवर्धन ने नहीं की थी। तो हर्ष चरित्र की जो रचना है वो हर्षवर्धन ने नहीं, बल्कि इनके जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उनके द्वारा की गई है। लेकिन प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इन तीनों की रचनाएं हर्षवर्धन ने खुद से की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बताइए कि चारों में से कौन सा पॉइंट गलत यहाँ पे दिया गया है। तो गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट ही गलत हो जाता है कि गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गलत हो गया ऑप्शन ए। लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ करके ध्यान रखें। गुप्त काल में पर्दा प्रथा प्रचलन हो चुका था, सही है। गुप्त काल के एरड़ अभिलेख से सती प्रथा के प्रचलन का प्रमाण मिलता है। गुप्त काल में उत्तर भारत के देवदासी प्रथा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे तीनों बाकी सही है, पहला गलत था। नेक्स्ट आता है, गुप्त काल में नहीं जोती जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? यानी जोती नहीं गई जो भूमि होती थी उसे किस नाम से जानी जाती थी? उसे खेल कहते थे। ठीक है, खेल, ऑप्शन डी, खेल। अगला प्रश्न, सही मिलान करना है। देखिए, एक तरफ पुस्तक है और उसकी रचनाकार दिया गया। तो देवी चंद्रगुप्तम की जो रचना है वो किसने किया? तो विशाखदत्त ने किया था, बिल्कुल सही है। मृच्छकटिकम क्षुद्रक ने किया है। चारुदत्तम जो है भास, और विक्रमो वर्षियम जो है वो कालिदास ने किया। तो सभी के सभी मिलान बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए और अच्छे से याद भी रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी कई सारे पूछे जाते हैं। जैसे मुद्रा राक्षस जो है वो कई बार पूछा जाता है, विशाखदत्त की रचना है। मृच्छकटिकम कई बार पूछा गया, क्षुद्रक। स्वप्न पास वार्ता के लेखक भास कई बार पूछा जाता है। उसी तरह से यहाँ पे अभिज्ञान शकुंतलम, यानी कालिदास की जो भी रचना है वो तो बार बार रिपीट होता ही रहता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध गुप्त काल से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध गुप्त काल से नहीं है? तो देखिए, गुप्त काल से नहीं है वो आपके चरक,
चरक का संबंध कनिष्क के समय को होता था और ये एक चिकित्सक थे कनिष्क के समय में, तो गुप्त काल से इनका संबंध नहीं था। पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए इसने समुद्र पूजा की प्रथा शुरू की थी, बिल्कुल सही है। पहरुली नदी पर एक बांध का निर्माण कराया था, ये भी सही है। पहरुली नदी पर सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दिया, ये भी सही। यहाँ पे कह सकते हैं सभी के सभी सही है, इसलिए डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हिंसांग को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता था? हिंसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आए हुए थे भारत, चीनी यात्री थे, तो इनको हम यात्रियों के राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मुनि, इन सभी नामों से जाना गया, इसलिए डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। गुप्तकालीन शासन जो प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी? तो ध्यान देना है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो है वो किस प्रकार की थी, तो करेक्ट होगा राजतंत्रात्मक। ठीक है, राजतंत्रात्मक ऑप्शन ए। चोल वंश के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो है वो किससे मिलती है? चोल वंश के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये पाणिनि के अष्टाध्यायी से, पाणिनि के अष्टाध्यायी जो कि व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है। संगम काल के बारे में अशोक के अभिलेख, मेगास्थनीज के इंडिका, ऐतरेय ब्राह्मण और पाणिनि के अष्टाध्यायी से भी जानकारी मिलती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी संगमकालीन ग्रंथों से मिलती है। चोल वंश के बारे में सर्वप्रथम जानकारी अष्टाध्यायी से मिलती है, राइट। नेक्स्ट आता है कि संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर किन 3 राजवंशों का शासन था? अभी मैं आपको कुछ दिन पहले जो कि दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में बता रहा था, जिसमें आपको अलग अलग राजवंश के बारे में अलग अलग वीडियो के थ्रू बताया, तो उसमें मैंने बताया था कि संगम युग के दौरान जो 3 राजवंश थे दक्षिण भारत पर, वो था चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, चेर, चोल, पांड्य, यहाँ पे डी हो जाएगा सही आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। संगम साहित्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। संगम साहित्य के संबंध में तो यहाँ पे देखिए जो भी रचनाएं हैं उनके साथ ही साथ उनके बारे में कि उनको किस नाम से जाना जाता है वो यहाँ पे मेंशन किया गया। शिल्पाधिकारम जो है जिसे तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। मणिमेखलाई जो है, मणिमेखलाई को तमिल साहित्य का उड़ीसी कहते हैं, ये गलत मिलान हो गया। और तमिल साहित्य का महाकाव्य या फिर रामायण जो है वो कुरल को जाना जाता है, कुरल को, तो ये दोनों मिलान गलत दिया गया। और तोलकापियम जो है इसे तमिल साहित्य का पहला व्याकरण ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, तो ये सही है, यानी फर्स्ट और फोर्थ सही था, इसलिए हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे इसके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए शिल्पाधिकारम इसका शाब्दिक अर्थ होता है नुपुर की कहानी होता है। इसका लेखक के नाम की बात करें तो इलांगो, शिल्पाधिकारम के रचनाकार इलांगो, याद रखेंगे। इसका नायक का वलन और नायिका कनगी और गणिका माधवी के रूप में किया गया। यह सामाजिक संदेश देने वाला ग्रंथ है, इसको तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है। इलांगो ने इसकी रचना की है, इलियड इसको कहा जाता है, राइट। अब आता है मणिमेखलाई जो है वो कोवलन और माधवी की पुत्री का नाम मेखलो तथा इसलिए इसका नाम पड़ गया। जहाँ शिल्पाधिकारम की कहानी समाप्त होता है वहीं से इसकी शुरुआत होती है। इसने बौद्ध धर्म को अपना करके सांसारिक माया से त्याग कर दिया था। इसके लेखक का नाम सितले सतनार, ठीक है, सितले सतनार। मणिमेखलाई के जो रचनाकार है वो सितले सतनार। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का उड़ीसी कहते हैं, तमिल साहित्य का उड़ीसी कहा जाता है। अब आता है जीवक चिंतामणि। इसमें सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि जीवक चिंतामणि जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो बस इसमें ये याद रखिएगा ज से स्टार्ट होता है तो आपका जैन धर्म से संबंधित है, यानी ये भी ज से स्टार्ट होगा, तो इसे जैन धर्म का ग्रंथ माना जाता है। और इसके लेखक तिरुकदेवर थे, तिरुकदेवर जो कि जैन विद्वान थे। इस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। इस ग्रंथ को विवाह ग्रंथ यानी कि मडनूल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा विवाह ग्रंथ के नाम से किससे जाना जाता है, तो जीवक चिंतामणि को, जो कि जैन धर्म से संबंधित है और इसके लेखक तिरुकदेवर है। ठीक है, कुरल जिसे हम लोग तमिल साहित्य का महाकाव्य या फिर रामायण के नाम से जानते हैं, जिसे तिरुवल्लुवर ने लिखा, तिरुवल्लुवर। और लास्ट आता है तोलकापियम। इस ग्रंथ के लेखक का नाम तोलकापियर ही है। यह दक्षिण भारत का एक तमिल साहित्य का पहला व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना, यानी पुस्तक और उसके लेखक के साथ। तो अभी जस्ट हमने जो चीज़ें देखा
उसी को मैच करते हैं। जैसे कि तोल्कापियम जो है इसके रचनाकार तोल्कापियर, तो ये तो सही है। शिल्पाधिकारम के रचनाकार हमने देखा इलांगो, शिल्पाधिकारम इलांगो। मणिमेखलाई के रचनाकार सितले सत्यनारायण थे, ये भी सही है। और जीवक चिंतामणि के रचनाकार तिरुकदेवर। तो यहाँ पे सभी के सभी अच्छे से प्लान किया गया। 1 2 3 4 करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, गुप्त काल के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो देखिए, गुप्त काल के संबंध में अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग इसे कहा जाता है गुप्त काल को, सही है। भूमिकर उपज का 1/4 नहीं 1/6 हिस्सा होता था। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत है, हमें असत्य ही बताना था, तो यहाँ पर भी हमारा सही हो जाएगा। गुप्त काल की स्थापना जो है वो श्रीगुप्त ने किया। गुप्त संवत की जो शुरुआत है 319-20 में चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो यहाँ पे बी को टिक कर सकते हैं। पढ़ सकते हैं कि भूमिकर उपज का 1/6 भाग हुआ था, यानी 6ठा भाग हुआ करता था। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो अनुदान दिए गए थे वो गुप्त वंश के द्वारा ही दिया गया था। हुंडों का भारत पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, ये भी पूछा था। नेक्स्ट देखिए, जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि हुंड आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ लेख से मिलती है। हुंड आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ लेख से मिलती है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा जो कि भीतरी स्तंभ लेख से। भीतरी स्तंभ लेख से यहाँ पे पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुंड आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। यह स्तंभ लेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। यह गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। स्कंदगुप्त इस स्तंभ लेख से जुड़े शासक थे। तो टोटल 25 हमने यहाँ पे डिस्कस किया और साथ में एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से मैंने आपको बताया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।